नमस्कार जी, स्कूबर चैनल की तरफ से मुझे देख रहे सभी दर्शकों को मैं स्टडी बुल्स चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम तलविंदर सिंह बंगू है और मैं लुधियाना का रहने वाला हूं। मेरे चैनल का नाम है स्टडी बुल्स चैनल। मैं बेसिकली 2 ब्रीड्स फ्रेंच बुलडॉग और शिट्ज़ू में काम करता हूं और रिसेंटली मैंने अपने चैनल्स में गोल्डन रिट्रीवर्स भी शुरू किए हैं। तो अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने ये डॉग ब्रीडिंग की जो जर्नी है ये 2004 से शुरू की थी। तब मेरे पास लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन्स ये जब सभी ब्रीड्स रहती थी। पर उस टाइम पे यानी कभी शो में नहीं गए थे और मेन मकसद बस यही होता था कि डॉग ब्रीडिंग करी और पपी सेल किए, ठीक है। फिर धीरे धीरे शौक़ बढ़ता रहा और जैसे कि लोगों की डिमांड थी कि छोटी ब्रीड्स में आने के लिए, कस्टमर जो था वो छोटी ब्रीड प्रेफर कर रहा था, तो मैंने अपना जो ब्रीड थी वो शिफ्ट करके 2010 में पग मैंने रखे और फिर मैंने 2-3 साल पग की काफ़ी ब्रीडिंग करी, मगर फिर वही बात कहूँगा कि सिर्फ पपी सेल करने के लिए। फिर मैं 2013 में पहली बार जब डॉग शो में गया तो वहाँ पे डॉग्स देखे एग्जिबिट होते हुए, तो मेरा बड़ा दिल करा कि मेरा भी एक डॉग होना चाहिए जिसे मैं शो में पार्टिसिपेट करा सकूँ, ट्रॉफ़ी लेके आऊँ घर पे। तो फिर मैंने एक ब्रीड सेलेक्ट करनी शुरू की कि मैं ऐसी कौन सी ब्रीड रखूं जिसमें मुझे यानी मन में ऐसे था कि मुझे जाते ही कामयाबी मिले। यानी अगर मैं शो में जाऊं, जैसे एक फ़र्स्ट टाइम बिगनर को होता है कि शो में जाए और ट्रॉफ़ी मिले पहले ही, तो हौसला दुगना हो जाता है। तो वो बात थी। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके देखा तो उस टाइम पे एक ब्रीड आ रही थी फ्रेंच बुलडॉग, जो काफ़ी ट्रेंडिंग थी, टॉय ब्रीड भी थी और लोगों में भी बहुत पसंद कर रहे थे लोग उसे। तो मैं अपने दोस्त के साथ जाके अपना पहला डॉग जो फ्रेंच बुलडॉग वो लेके आया और वो फीमेल थी, एक फॉनपाइड कलर की, रॉक्सी उसका नाम था, और उसको मैंने शो भी किया। हालांकि कुछ सक्सेस नहीं हुआ उससे शो में, मैं उससे कोई ट्रॉफ़ी वगैरह नहीं जीत पाया, मगर फिर भी यानी ये एक बिगनिंग मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं इस ब्रीड में आगे और जाता गया और मेरे पास ऐसे डॉग्स आए जिनकी वजह से आज मेरा भगवान की कृपा से काफ़ी नाम है पूरे इंडिया में। तो उस फीमेल के आने के बाद 2014 में मैंने डॉग परचेज़ किया था फैंटा करके। उसका नाम था फैंटा, फॉन कलर का फ्रेंच बुलडॉग था, जिसे मैं यानी असली मानता हूँ कि असलियत में वो मेरा पहला शो डॉग था। उसको 2015 से लेके 2016 तक मैंने शो किया और इस करियर में उसने अपने 2 साल के करियर में तकरीबन 22 BOBs उस डॉग ने जीती। यानी उसको मैं लेके जहाँ भी जाता था 2015-16 में BOB उसी को मिलती थी और यानी मेरा घर ट्रॉफ़ियों से भरना शुरू हो गया और मेरा जो शो में इंटरेस्ट था वो बढ़ना शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने एक और डॉग इंपोर्ट करवाया जिसका नाम है जैक। क्रीम कलर का डॉग था, थाईलैंड से मैंने इंपोर्ट करवाया था। और आज की डेट में अगर आप क्रीम कलर जहाँ भी डॉग देखोगे 80 से 90% आपको उसके पीछे जैक लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि उस टाइम में जो क्रीम कलर था वो बहुत ही रेयर था। यानी अगर किसी के पास क्रीम कलर का बच्चा हो जाता था तो वो ऐसे मानते थे कि करिश्मा हो गया। मगर जैक जब से ब्रीडिंग में आया तो हर फीमेल पे 3 बच्चे 4 बच्चे क्रीम कलर के आने शुरू हो गए। तो यानी ये कलर को मैं ये भी कहूँगा कि उसने कॉमन कर दिया। वो जो रेट थे क्रीम के, जो लोग सोचते थे कि हमारे पास क्रीम कलर का बच्चा है, मगर उसको कर नहीं पाते थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि कॉस्टली बहुत था। तो इसके आने से जब ये कलर कॉमन होने लग गया तो वो नॉर्मल लोगों की रेंज में भी आने लग गया, यानी हर बंदा उसके अफोर्ड कर सकता था। तो इसके बाद फिर मैंने एक फ़ीमेल ली, उसको फिर मैंने जैक से मेट करवाया और उसका मैंने बच्चा तैयार किया जिसका नाम है स्टडी बुल्स फ्लाइंग बॉय ऑस्कर। और ऑस्कर जो है पूरे इंडिया में ही नहीं, मैंने थाईलैंड में भी शो किया और ही इज़ द फर्स्ट डॉग इन इंडिया, फर्स्ट ब्रेड इन इंडिया डॉग इन इंडिया हु हैज़ कंप्लीटेड थाईलैंड टाइटल। तो उसके पास 2 कंट्रीज़ के टाइटल हैं, थाईलैंड चैम्पियन भी है और इंडियन चैम्पियन भी है, और इंडिया का पहला डॉग है वो जिसके पास 2 कंट्री चैम्पियन है। और इसी तरह से फिर मैंने साथ के साथ शिट्ज़ू भी रखे हैं। शिट्ज़ू में मैं 2018 में अपनी ब्रेड इन इंडिया फ़ीमेल शो करता रहा हूँ। 10 महीने की फ़ीमेल से मैंने 11 CCs, 4 BOBs, 3 RBOBs और ग्रुप सेकंड, और वो भी ऐसे कंपटीशन में जबकि उसके साथ कंपटीशन में इंपोर्ट मेल होते थे, उनको हरा के भी मैं BOB लेता रहा हूँ। अब सफ़र की बात करता हूँ। ये जो डॉग गेम का सफ़र है ये आसान नहीं है। इसमें यानी आपको गाइड करने वाले बंदे जो हैं बहुत कम मिलते हैं।
और ज़्यादातर बंदे जो इस गेम में हैं, चाहे आपकी ब्रीड के, तो ख़ास करके वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और हमेशा आपकी टांगें ही खींचेंगे। ऐसे ही मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं फ्रेंच बुलडॉग में। जब मैंने ऑस्कर को पहली बार शो किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, 2018 में चंडीगढ़ शो था 24 नवंबर को। तो उसकी एज थी 6 महीने और 1 दिन, और वहाँ पे 3 इम्पोर्ट मेल थे और सभी को हरा के वो अपने पहले रिंग में BOB लगा था। उसके बाद से जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये डॉग तो इम्पोर्ट ही नहीं है, इसने बंदे ने अपनी BI के पेपर्स लगा के ये ब्रेड इन इंडिया नहीं है, ये इम्पोर्ट डॉग है और इसको अपने ब्रीडिंग के पेपर्स लगा के ये बंदा शो कर रहा है। जबकि वो बच्चा मेरे घर पे पैदा हुआ था और कितने ब्रीडर्स उसको घर पे आके देख के गए थे। जैसे बलजीत बुल्लर जी हैं पग वाले, वो 50 दिन का बच्चा जब वो था, मेरे घर पे आके खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। मगर फिर भी मेरे कॉम्पिटिटर्स को इस बात पे यकीन नहीं था, वो कह रहे थे कि ये तो इम्पोर्ट है। फिर मैंने ये सोचा कि ये इतना अच्छा डॉग मेरे पास आया है कि इसका मैं फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ। फ़ायदा इन द सेंस मॉनेटरी बेनिफिट की बात नहीं कर रहा मैं, फ़ायदा इन द सेंस कि इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग करूँ। तो उसी वजह से फिर मैंने इसको थाईलैंड टाइटल के लिए थाईलैंड भेजा था। और इससे मैंने ये भी सोचा था कि मैं इसकी ब्रीडिंग जो है वो बाहर बिल्कुल नहीं करूँगा, सिर्फ घर पे ही ब्रीड करूँगा। और आज ये डॉग 3.25 साल का हो गया है और आप ये जान लीजिए कि अभी तक सिर्फ इससे मैंने 3 मीटिंग्स करवाई हैं, वो भी अपने घर पर। बाहर इसकी आज तक किसी को मीटिंग दी नहीं है। और इस बात पे भी मेरे कॉम्पिटिटर्स बर्दाश्त नहीं हुए कि ये मीटिंग नहीं दे रहा, और इस पे भी उन्होंने बोलना शुरू किया कि ये डॉग तो मीटिंग नहीं करता जी। तो यानी ये हाल हैं इस गेम के। आप ये लगाओ कि जब थाईलैंड में भी मेरा डॉग फर्स्ट रिंग में BOB लगा था, तब भी मेरे फेलो ब्रीडर्स जो फ्रेंच बुलडॉग के ब्रीडर्स हैं, आज गेम में भी नहीं है उनमें से कुछ, तो उन्होंने ये तक बोल दिया था कि जिस जज ने इसको BOB दे दी उसको तो नॉलेज नहीं है, उसने इसको BOB दे कैसे दी। यानी उनको यकीन नहीं हो रहा था कि एक बंदा इंडिया से कुत्ता लेके गया, उसको अप्रिशिएट तो क्या करना कि वो आपकी ब्रीड के लिए कुछ कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि वहाँ पे भी उनसे वो उसकी जीत ना मेरी जीत आप लगा लो कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और उन्होंने ऐसा कहा कि ये तो जज को ही नॉलेज नहीं थी, इसको BOB नहीं मिली, इसको BOB दे दी जो उसने। तो ऐसी चीज़ें होती हैं इस गेम में। और यानी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट करने वाला मैं यही कहूँगा बिल्कुल कोई नहीं है यहाँ पे। आपको जो भी बनना है अपने बलबूते पे ही बनना पड़ता है। और बाकी मैं जो दर्शक देख रहे हैं उनके ये कहना चाहूँगा कि एक ब्रीडर का असली मतलब समझिए, एक ब्रीडर होता क्या है। आप सभी लोगों को गुमराह किया जाता है, जैसे कि बड़े बड़े कैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा फिर बातें और हो जाती हैं। बहुत कैनल्स हैं जिनका अच्छा नाम है, सिर्फ फ्रेंच बुलडॉग की बात नहीं कर रहा, किसी भी ब्रीड में आप लगा के चलो, ठीक है। वो क्या करते हैं लोग, वो बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, उसको जिताते हैं, ठीक है, और फिर उनका धंधा शुरू होता है। वो किसी पपी मिलर से वो भी कम नहीं है। आप ये मत सोचो कि एक बंदे का बहुत बड़ा कैनल है या बहुत अच्छा नाम है तो वो आपको अपनी ब्रीडिंग का ही पपी दे रहा है, ठीक है। आप उसको कॉल करते हो, वो आपको पपी का अच्छा प्राइस बताता है 60,000 70,000, और उसके बाद देता क्या है आपको, एक पपी मिलर से पपी उठा के आपको देता है, जबकि आपने उसकी ब्रीडिंग पे ट्रस्ट करके, क्योंकि उसका नाम है, तब उससे पपी मांगा था, पर वो आपको नहीं देता वो चीज़। वो कहीं से भी पपी उठा के आपको देता है और उसके फेक पेपर्स देता है। आप ये चीज़ आपको कंफर्म नहीं है तो आप ऐसे करना, कभी भी आपने जब पपी लेना है, एक ब्रीडर जो आपने चूज़ किया कि ये अच्छा ब्रीडर है, उससे मैंने पपी लेना है, आप उससे फ़ोन कीजिए, अपने 6 दोस्तों से भी उसे फ़ोन करवाइए एक एक दिन के गैप पे। वो सभी को पपी देने के लिए रेडी होगा और सभी के लिए पपी उसके पास अवेलेबल होगा। जबकि एक जो अच्छा ब्रीडर होता है, ऐसा कोई ब्रीडर नहीं है जिसके पास एक घर में खुद की ब्रीडिंग के 10-10 बच्चे हर टाइम पड़े रहते हैं। आप हर महीने ट्राई करके देखिए, अलग अलग नंबरों से आपको हर महीने मिलेंगे उसके पास बच्चे। वो आप आज पूछो तब भी वो कहेगा मेरे पास पपी पड़े हैं, 2 दिन बाद पूछो किसी और से, वो तब भी कहेगा मेरे पास पपी पड़े हैं। वो भाई कहाँ से आते हैं इतने पपीज़, वो यहीं से आते हैं, वो इधर उधर से लेके देते हैं आपको, मगर आपको ये बात समझ नहीं आती। एक ब्रीडर क्या है, एक क्या आप उसको ब्रीडर मानते हो जो एक बाहर से डॉग इंपोर्ट करवा लिया, विनिंग कर ली, ठीक है, उसको ब्रीडर मानते हो आप? उसमें ये बताओ उसने ब्रीडर वाला काम किया क्या? एक अच्छा डॉग, हाँ उसने पैसे लगाए हैं, ये बात मैं मान सकता हूँ, मगर उसने ब्रीडिंग कुछ नहीं करी। एक अच्छा डॉग मंगाया, उसकी विनिंग हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रीडर बन गया। एक ब्रीडर असली वो है जो अपनी खुद की ब्रीडिंग से कुछ ऐसा पैदा करता है कि जो बाहर से मंगाते हैं उन्हें भी हरा देता है, उसे ब्रीडर मानते हैं। चाहे वो 10 रिंग में 3 रिंग भी जीतता है ना, तो मेरे ख्याल से तब भी अल्टीमेट विनर वही बंदा है,
क्योंकि उसने अपनी खुद की ब्रीडिंग से कुछ निकाला है। हाँ, हालांकि वो यूज़ कर सकता है कि चाहे वो इम्पोर्ट मेल उसने यूज़ किया हो, चाहे बीच में फीमेल यूज़ की हो उसने, मगर आखिरकार उसने खुद तो ब्रीड किया ना। ये तो नहीं कि डायरेक्ट लेके उसको जिता दिया और वो ब्रीडर बना। तो ये चीज़ को समझिए, एक ब्रीडर का फ़र्क समझिए कि असली ब्रीडर क्या है, जिससे ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते। सिर्फ एक जो आपको फेसबुक पे फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं या जो आपको एक चेहरा दिखाया जाता है कि ये विनिंग है, ये विनिंग है, तो वो एक इम्पोर्ट डॉग की विनिंग है, वो उसकी विनिंग नहीं है। उस बंदे को तो खुद नहीं पता होता कि एक ब्रीड स्टैंडर्ड क्या है। एक ऐसा कुत्ता, मैं नाम नहीं लूँगा, एक ऐसे भी कुत्ते हैं जो एक यानी मेजर फॉल्ट में गिने जाते हैं, जिसको डिसक्वालीफाइंग मेजर फॉल्ट बोला जाता है डी क्लॉज का। वैसे कुत्ते ब्रीड में सबसे ज़्यादा विनिंग करके बैठे हैं आज की डेट में, और इंडियन जजेस उन्हें लाइनअप तक दे रहे हैं। ये इंडियन जजेस ये बात को अगर सुन भी रहे हैं तो मेरी बात सुनिए कि एक डी क्लॉज, एक ब्रीड में अगर डी क्लॉज एक डिसक्वालीफाइंग फॉल्ट है तो आप क्यों उसे जिता रहे हो, उसे लाइनअप तक दे रहे हो। बीओबी तो अलग बात है, ग्रुप भी दे रहे हो, लाइनअप तक दे रहे हो। और आज वो कुत्ता अगर ब्रीड में माना जाए ना, सबसे ज़्यादा लाइनअप लेके बैठा है। समझने वाले समझ रहे हैं इस बात को, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चलो अब बात करते हैं फ्रेंच बुलडॉग ब्रीड पे, है ना। एक फ्रेंच बुलडॉग कैसा होना चाहिए या उसका स्टैंडर्ड क्या है ब्रीड का। कस्टमर्स को जो दिखाया जाता है, बहुत बड़े बड़े रिंकल्स दिखाए जाते हैं फ्रेंच बुलडॉग के, नोज़ पे फोल्डर दिखाया जाता है। तो भाई साहब ये पग नहीं है, ये फ्रेंच बुलडॉग है। और फ्रेंच बुलडॉग का स्टैंडर्ड क्या कहता है? फ्रेंच बुलडॉग का स्टैंडर्ड ये कहता है कि फोरहेड जो है वो फ्लैट होना चाहिए। रिंकल्स तभी आने चाहिए व्हेन द डॉग इज़ अलर्ट, यानी वो जब चौकन्ना हो रहा है, जब देख रहा है किसी को, तब उसके रिंकल्स शो होने चाहिए। वो भी एक्सेसिव रिंकल नहीं चाहिए, बिल्कुल लाइट से रिंकल चाहिए फ्रेंच बुलडॉग पे, ठीक है। और आप लोगों को दिखाए जाते हैं बड़े बड़े रिंकल्स, वो इतने रिंकल्स की गर्दन पे भी रिंकल, पीठ पे भी रिंकल, और आप कहते हैं वाह जी वाह ये क्वालिटी है। वो तो भैया वो क्वालिटी नहीं है, ठीक है। वो अगर आप कोई FCA जज होगा ना तो वो बता देता है कि हाँ ये क्वालिटी है कि नहीं, और उसको बाहर निकाल देता है। वो सिर्फ इंडियन जजेस ही हैं जो उसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो फिर वही बात आ जाती है, रिंकल्स फ्रेंच बुलडॉग में नहीं चाहिए, हेड फ्लैट ही चाहिए, रिंकल्स ओनली व्हेन द डॉग इज़ अलर्ट। फिर आती है दूसरी बात, साइज़। अब ज़्यादातर लोग कैसे शो करते हैं अपने डॉग्स को, बहुत कॉम्पैक्ट जी, मेरा डॉग बहुत कॉम्पैक्ट है, स्क्वायर है, बहुत कॉम्पैक्ट, मतलब 9 इंच का डॉग, 8 इंच का डॉग जी। तो सर मेरी बात सुनिए, यहाँ तो फिर स्टैंडर्ड बदल दीजिए। जब स्टैंडर्ड में ही लिखा है कि हाइट 11 से 13 इंच होनी चाहिए, तो 9 इंच डॉग का मतलब क्या है? मतलब आप तो स्टैंडर्ड से नीचे गिर के ब्रीडिंग कर रहे हो, उसका फ़ायदा क्या, ठीक है ना। अगर साइज़ छोटा रहेगा तो उसमें हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, उसमें बैक में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या कुछ उसको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात फिर पंच फेस, हाँ पंच होना चाहिए, मगर एक्सेसिव पग जैसा पंच भी नहीं होना चाहिए, फिर उसको ब्रीदिंग डिस्ट्रेस रहता है डॉग को, ठीक है। तो साइज़ में भी मैं यही कहूँगा कस्टमर्स को या जो भी दर्शक देख रहे हैं कि कॉम्पैक्ट के पीछे मत जाइए कि कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना। अगर कॉम्पैक्ट ही सब कुछ है फिर तो 8 इंच का कुत्ता ही शो में बेस्ट इन शो जाना चाहिए। मगर आप जब मर्जी देख लेना 8 इंच का कुत्ता, वो रिंग के बाहर ही दिखेगा आपको, वो कभी भी आपको बोर्ड पे नहीं दिखेगा, सिवाय 1-2 जजेस के आगे। वो समझ रहे हो आप, है ना। करना चाहूँगा फ्रेंच बुलडॉग की टॉप लाइन पे। तो इसकी टॉप लाइन जो होती है रॉच बैक टॉप लाइन होती है, यानी विदर से जो बैक तक जाती है वहाँ पे थोड़ा डिप होना चाहिए और बैक पे जाके हल्की सी उठनी चाहिए। और टेल सेट जो है वो थोड़ा लो रहना चाहिए। टेल की एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़ीरो टेल के पीछे मत जाइए। इसकी फ्रेंच बुलडॉग की जो है टेल थोड़ी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि कम से कम एनस को कवर कर सके, ठीक है। और टेल टेपरिंग होनी चाहिए, यानी जो टेल का एंड है वो पतला होना चाहिए और ऊपर से जहाँ से शुरू होती है वहाँ से थिक होनी चाहिए। मेरे डॉग में भी ये कमी है, सीधी बात है। ऑस्कर जो है काफ़ी विनिंग उसकी हुई है, मगर उसकी टेल नहीं है, टेल नहीं है, उस वजह से वो एक उसमें शॉर्ट कमिंग है। और मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप जब तक आप अपनी गलती नहीं एडमिट करते ना, तो आप उस गलती को सुधार भी नहीं सकते। तो है एक शॉर्ट कमिंग है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगी, आने वाली ब्रीडिंग में सुधारेंगे उसको, मगर उसको गलती को एडमिट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यही बात है कि सभी को अपने अपने डॉग्स में क्या गलतियां हैं वो माननी चाहिए, ना कि उसको डिफेंड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मानोगे आपके डॉग में क्या गलती है,
तभी आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट्स आपके पास तब भी आएंगे। और अगर आप वही चीज़ पे स्टिक कर दोगे कि नहीं मेरा डॉग ही बेस्ट है, तो भाई फिर कोई हाल नहीं है, फिर तो वही कुछ रहेगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंच बुलडॉग की डाइट पे। इसका अडल्ट वेट जो है वो 12 to 14 केजीज रहता है फ्रेंच बुलडॉग का, मेल का। और उस हिसाब से इसको जो डेली डाइट है वो अराउंड 150 to 200 ग्राम्स हमें देना पड़ता है। और साथ में मैं अपने ही बताता हूँ कि मैं इतनी डाइट देता हूँ, 150 से 200 ग्राम डाइट, और उसके ऊपर एक बॉयल्ड एग। यही मैं अपने डॉग्स को डाइट दे रहा हूँ। और इस डॉग से मेरे डॉग पूरी कंडीशन में है। पहले मैं यूज़ करता था रॉयल कैनिन फीड, और 1.5-2 साल मैंने इसको लगातार यूज़ किया, मगर उससे वही है, थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी पिछले 5-6 महीने से मैं अपना स्मार्ट हार्ट यूज़ कर रहा हूँ, और स्मार्ट हार्ट से मेरे को बिल्कुल ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। डॉग का बॉडी वेट भी मेंटेन्ड है और कोट कंडीशन भी अच्छी है। तो अगर कम पैसों में वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि रॉयल कैनिन से भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, मगर वही एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ा ऊपर चले जाता है। और फिर आती है बात इनको रख रखाव की। तो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जिस डॉग को अब 10-12 घंटे खुला एनवायरनमेंट मिलता है वो डॉग कभी आपका बीमार नहीं होगा। उसको एडिक्वेट फूड दो, सफिशिएंट सप्लाई दो पानी का, और उसको 10-12 घंटे तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में खुला रहने दो। उसको पिंजरे में बंद मत रखो डॉग को। और जब तक वो डॉग 10-12 घंटे जो खुला रहेगा ना डॉग, तो वो आपको कभी भी कोई हेल्थ इशू जल्दी से देगा नहीं। और वैसे भी ये ब्रीड थोड़ी स्टर्डी है, टफ़ ब्रीड है। ऐसे में इसमें मुझे हो गए 5 साल हो गए हैं, तो मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को कोई फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम इसमें या रेगुलर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके से। और हार्डली मेरा डॉक्टर के पास विजिट होता है, क्योंकि प्रीलिमिनरी जो अपना ट्रीटमेंट है वो हम खुद ही कर लेते हैं अगर बाई चांस कभी कोई बीमार हो भी गया ना। वैसे तो जनरली होते ही नहीं है। तो काफ़ी स्टडी ब्रीड है। हाँ, आइस का थोड़ा इनका केयर रखना पड़ता है, क्योंकि आइस थोड़ी प्रोड्यूडिंग होती हैं इनकी, थोड़ी बाहर रहती हैं, तो उनका थोड़ा बचाव रखना पड़ता है कि कई बार डस्ट से ही इन्फेक्शन या दूसरे डॉग के साथ इन्फेक्शन। कोई भी अच्छा आई टॉनिक जो है वो ला के रखिए, जैसे कि टॉब्रामाइसिन ड्रॉप्स होते हैं या सिप्लॉक्स डी है, ठीक है। वो अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो उनको यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी तो ऐसा जिनका हेल्थ इशू कोई रहता नहीं है। फिर बात करूँगा ब्रीडिंग की। ज़्यादातर जो ब्रीडर्स हैं मुझे साउथ से भी कॉल करते हैं कि भैया हमें दिक्कत आ रही है ब्रीडिंग में, दिक्कत इन द सेंस कि सजेरियन काफ़ी होते हैं फ्रेंच बुलडॉग में, उनका कहना है। तो उसमें 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो जब आप ज़्यादा कॉम्पैक्ट फीमेल में जाते हो तो वो आपको दिक्कत रहेगा सजेरियन का। तभी तो अगर कोई चीज़ का स्टैंडर्ड बना है 11 इंच का और आप उसको 9 इंच पे रख लिया अपनी फ़ीमेल, है ना, तो वो ब्रीडिंग में ऑब्वियसली आपको दिक्कत आएगी और सजेरियन होगा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि फीड डाइट, यानी कई लोग होते हैं ना, उनको ऐसे होता है कि फीमेल मेट करवा दी और साथ ही जो फीड है डबल हो जाती है मेट करवाने के बाद ही। ये सबसे गलत फंडा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं टॉय ब्रीड रखता आ रहा हूँ 2010 से, जैसे कि बताया पग से लेके, तब भी लोगों के पास पग के सजेरियन होते थे और मेरे हार्डली होते थे, यानी साल में एक आध का सजेरियन हो गया, नहीं तो होता नहीं था। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैं अगर 4 महीने से जो डाइट अपनी फ़ीमेल को दे रहा हूँ, मीटिंग होने के बाद ही सेम डाइट चलानी है, उसमें ज़रा सा भर का भी डिफरेंस नहीं लाना। यानी ये भूल ही जाना कि आपने मीटिंग करवाई है, आपने मीटिंग करवा ली बस, ठीक है, उसके बाद फीमेल को भूल जाओ, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1-1.5 महीना तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं करता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, बाकी मुझे लोगों का फंडा नहीं पता, पर मेरे ख्याल से मेरे वाला सक्सेस है, मेरे लिए तो सक्सेस है। तो 40 डेज़ के बाद मैं क्या करता हूँ, एक तो कैल्शियम सप्लीमेंट 10 दिन के लिए और एक मल्टीविटामिन जैसे न्यूट्रिच हो गया, ठीक है, बस ये 2 चीज़ें ऐड करता हूँ। मगर डाइट में कभी नहीं बढ़ाता। अगर पहले मैं डॉग को 150 ग्राम फूड दे रहा था तो मीटिंग के बाद ही भाई 150 ग्राम ही दे रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं। उससे क्या होता है कि बच्चे हो सकता है आपके अंदर से वीक आ जाएं थोड़े, वो आप कवर कर सकते हो बाहर आने पे, पर बच्चे ओवर हेल्दी नहीं होते अंदर। और सजेरियन का मेन कारण जो मैं फ्रेंच बुलडॉग में देख रहा हूँ वो यही है, आप ज़्यादा हैवी बच्चे अंदर ही कर लेते हो, और क्योंकि एक हेड डिस्क का जो बड़ा रहता है ना, तो वो स्टक कर जाता है, तो आपको दिक्कत आती है। तो यही कहूँगा कि एक बार आप एक फीमेल पे ट्राई करके देखना कि आप जो उसको नॉर्मल डाइट दे रहे थे, मीटिंग के बाद भी उसको वही डाइट दो।
और उसको खुला ज़रूर रखो। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दे रही हैं, कई लोग क्या करते हैं केज कर देते हैं अपने डॉग को ना, मेटिंग कराने के 2-4 दिन बाद ही उसको बिल्कुल केज, कि सिर्फ उसको बाथरूम लैट्रिन के लिए ही बाहर निकालना है, उसके अलावा नहीं निकालना, ठीक है। तो वो भी चीज़ गलत है, क्योंकि जब आपका डॉग खुला रहेगा ना, एक डॉग को खुद अपनी बॉडी के बारे में पता होता है कि मैंने कितना घूमना है या कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है। लोग ऐसे सोचते हैं कि ये डॉग है उसको पता नहीं है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। हर डॉग को, हर क्रिएचर को, डॉग की बात नहीं करूँगा, हर क्रिएचर को अपनी बॉडी का पता रहता है, जिस हिसाब से हमें पता रहता है। अगर हमें कोई बोल दे कि 10 किलोमीटर भाग ले, तो हमें पता है कि हम 1 किलोमीटर भाग सकते हैं कि 2 किलोमीटर भाग के, किसी के कहने पे 10 किलोमीटर नहीं भाग सकते। उसी तरीके से चाहे एक प्रेग्नेंट बिच है, उसको पता है कि उसको कितना वर्कआउट करना है, पौड़ियाँ 4 बार चढ़नी है, सीढ़ियाँ कि नहीं चढ़नी, ठीक है, कितना देर उसको घूमना है। आप उसको खुले में रखो, उसको जितना वर्कआउट एज़ पर उसकी बॉडी रिक्वायर करती है वो अपने आप करेगी, ठीक है। उससे होता क्या है कि जब वो खुद वर्कआउट करती है, उसके एक्सरसाइज होती है, उसका सब कुछ अंदर जो सिस्टम है वो सही रहता है, और वो आपको नेचुरल 90% नेचुरल बर्थ देगी पपीज़ को। ये मेन कारण है, जो आप केज करते हो ना, वो मेन कारण है कि पपीज़ आपके जो हैं वो फीमेल का सिजेरियन हो जाता है। और दूसरा डाइट, और तीसरा आप लगा लो कि कॉम्पैक्ट साइज़। तो कभी भी जब आप ब्रीडिंग में जाते हो तो एक अच्छे साइज़ वाली ही फीमेल लो। मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत बड़ी लो, मगर एक लॉन्ग इन बॉडी थोड़ी सी होनी चाहिए फीमेल की, और आप उससे रिजल्ट्स भी बेहतर पाओगे। कभी भी आप ये लगा लेना, या अच्छे ब्रीडर जो भी उनको ये बात पता होगी, एक कॉम्पैक्ट फीमेल कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे नहीं निकालेगी जितने की एक लॉन्ग इन बॉडी वाली फीमेल निकालेगी। ये बात आप मेरी लिख के ले लो। जो लॉन्ग इन बॉडी वाली फीमेल है उससे आप कॉम्पैक्ट निकाल लोगे बच्चा जो शो पे चलेगा, मगर अगर एक छोटे साइज़ वाली फीमेल है उससे आप अच्छा बच्चा नहीं निकाल सकते। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इन 3 ब्रीड्स के बारे में, मतलब गोल्डन रिट्रीवर, फ्रेंच बुलडॉग और शिह त्ज़ू, इन तीनों के बारे में आपके पास, मेरे पास कोई भी इंक्वायरी है किसी भी रिलेटेड, यानी वो हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, डाइट के रिलेटेड हो सकती है, कोई भी क्वेरी इन तीनों ब्रीड से रिलेटेड, तो आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8556900066। धन्यवाद।